चलिए, ये चैप्टर पढ़ा चुके थे, बात हो चुका था इसके बारे में पहले से भी, ठीक ना। तो तुम लोग का काम बनता है कि इसको अब जो है सॉर्ट आउट कर दें, मतलब सोल्व कर दें, ठीक ना। चलिए, आंसर नहीं है, दिख रहा सबको, दिख रहा सबको। चलिए बोलिएगा। देखो, अच्छा ये चैप्टर कितना है? 4 ना, 4 चैप्टर ना, अरे 4 है ना, कि वो तो बताना है करो, ये तो पता है ना कि क्या चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नंबर क्या है। चैप्टर 4 है जिसका नाम था क्या? उत्सर्जन। ये तो पता हो ना। चलो शुक्र है भगवान का इतना पता है सबके। चलिए बोलिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, उपापचय क्रिया के फलस्वरूप बने हानिकारक और विषाक्त पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ ना, यही किए थे ना। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, उपापचय क्रिया के फलस्वरूप, मतलब कि हमारे शरीर में जो पाचन हो जाता है उसके बाद उसका क्रिया हो जाता है, मतलब काम हो जाता है, उसको बोलते हैं उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक पदार्थ, जिसको क्या करते हैं शरीर से बाहर निकालने जो क्रिया होती है उसको क्या कहेंगे? उत्सर्जन। देखो जब रहेगा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया तब उसको बोलेंगे उत्सर्जन, लेकिन यही रहेगा शरीर में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे या एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाना, तब उसमें बोले थे हम क्या? परिवहन होगा, परिवहन होगा। जनन तो अलग ही चीज होता है जिसको हम बताएंगे, अलग तुम लोग को पढ़ने के लिए है अगले चैप्टर में जनन के बारे में। तो उसमें बात करेंगे कि 2 नया जीव मिलता है या कभी कभी एकल जीव से ही नया संतति बन जाता है, नया जीव बन जाता है, उसको जनन कहते हैं। और वाष्पोत्सर्जन बताए तुम लोग को कहीं पर पढ़ाए होंगे कि पौधे के पत्ती के रंध्र होता है एक, है ना, उससे जल जो है वाष्प के रूप में निकलता है, इसी क्रिया को बोलते हैं क्या? वाष्पोत्सर्जन। इसे पहले कर चुके हैं। आगे के देखेंगे नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 3 में है, जल संतुलन के लिए कौन सी क्रियाएं होती है? देखो जल संतुलन के लिए कौन सा क्रिया होगा? उत्सर्जन। उत्सर्जन से हमारे शरीर में जल जो है बैलेंस्ड होता है ना, संतुलित होता है। 4 क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में उत्सर्जित पदार्थ किस रूप में बनेगा? किस रूप में बनता है? प्राणियों के शरीर में उत्सर्जित पदार्थ किस रूप में बनता है? तो अमोनिया भी बनता, यूरिया भी बनता और यूरिक अम्ल भी बनेगा। देखो ऑप्शन नंबर 4 सभी, है ना। ये सब एग्जाम में गलती मत कर देना कि पहले देखो अमोनिया फट से ना मार दीजिएगा, गलती हो जाएगा फिर, क्योंकि एग्जाम में आपको रहता है गोला टिक करने के लिए, गोला भर दीजिए दूसरा फिर नहीं ना होगा सही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नंबर 5 देखो, जल में सबसे अधिक घुलनशील कौन? बोलो रे, ये सब पढ़ा चुके हैं पहले भी। अमोनिया ना। अब आगे सब इजी क्वेश्चन है, सबको बोलिएगा, ठीक ना। देखो जल में सबसे कम घुलनशील कौन? यूरिया। सही बात। जल में सबसे जटिल पदार्थ, सबसे जटिल पदार्थ, सबसे अधिक जटिल पदार्थ कौन है? सबसे अधिक जटिल जो है वो रहेगा कौन? यूरिया। कहाँ ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी में जटिल रहेगा तो यूरिया। और फिर देखो है सबसे कम जटिल, या तो सबसे कम जटिल बोलेंगे, इसको सबसे सरल भी बोल सकते हैं, है ना। तो सबसे कम जटिल रहेगा तो कौन हो जाएगा? अमोनिया, जिसका सूत्र होता है NH4, NH3 होता है अमोनिया, अमोनिया होता है NH4। और फिर देखो अगला क्वेश्चन और दे दिए हैं कि सबसे अधिक सरल कौन है? तो सबसे कम जो जटिल रहेगा वही क्या रहेगा? सबसे सरल रहेगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया ही होगा इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे अधिक विषाक्त पदार्थ बताए थे, सबसे अधिक विषैला, जहरीला, विषाक्त, जिसको बोलते हैं टॉक्सिक, कौन हो जाएगा? ये अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम विषाक्त, ये पढ़ा चुके हैं, कौन था? सबसे कम विषाक्त जो रहेगा वो रहेगा कौन? यूरिया। ध्यान देना, कहीं एक जगह लिखल है यूरिक अम्ल और एक जगह लिखल है यूरिया, तो इसका आंसर यूरिक अम्ल नहीं यूरिया होगा। यूरिया, यूरिया ना। क्वेश्चन नंबर 12 में है, जलीय जीव उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या निकालते हैं, मतलब कि उत्सर्जन क्या करते हैं? क्या हो जाएगा?
कैसे कैसे तुम लोग याद किया है रे, इसका निकालता है कौन, अमोनिया। अरे कोई जलीय जीव है, जल में रह रहा है, तो शरीर में बन रहा है अमोनिया, तो अमोनिया तुरंत घुल जाता है पानी में। अमोनिया जल में सबसे अधिक घुलनशील होता है, तो जल में घुल जाएगा ना, तो शरीर से निकलने में आसानी होती है, इसलिए इसके शरीर से अमोनिया के रूप में ही निकल जाता है ना। हम लोग के शरीर में ही बनता है अमोनिया ही पहले, लेकिन तुम लोग को बताए थे कि अमोनिया बनता है, लेकिन अमोनिया जाता है कहाँ पे, लीवर में, और लीवर जो है अमोनिया को चेंज कर देता है किसमें, यूरिया में, और फिर जाएगा यूरिया कहाँ पे, ब्लड में, और ब्लड से छनने के लिए कहाँ जाएगा किडनी में, है ना। और तुम लोग बताए थे किडनी के कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन जो है उसको छान के मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में है स्थलीय, मतलब जैसे मानव, इसमें जो है उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या निकलेगा, हाँ इसमें निकलता है हम लोग में यूरिया, है ना। और यूरिया नहीं, यूरिया होता है, यूरिया है, ठीक ना। 14 है कि पक्षी में उत्सर्जित पदार्थ, अच्छा देखो फिर पक्षी है, पक्षी में क्या निकलेगा, यूरिक अम्ल निकलता है। पक्षी में जो है ना पेशाब और मतलब कि जिसको बोलते हैं सिट, दोनों एक साथ निकलता है, तो इसमें निकलता है किस रूप में, यूरिक अम्ल के रूप में। देखो तुम लोग को एक चीज लग रहा है पता, सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ था, मतलब कि सबसे पहले निर्माण हुआ था किसके, इस दुनिया में, जलीय जीव का। सबसे पहले वाला जीव जो जीव बना होगा, ऐसा साइंटिस्ट का अनुमान है, वो रह रहता था कहाँ पे, सिर्फ जल में ही। जल से धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, उसका शरीर का आकार बढ़ा, उसका शरीर का डेवलपमेंट हुआ, तब धीरे से आया ये स्थल पे, तब धीरे से आया कहाँ पे, स्थल पे, है ना। तो देखो तो पहला का जो जीव था वो निकाल रहा था अमोनिया के रूप में ही, मतलब जलीय जीव। जब स्थल पे आए छोटे छोटे जीव, जैसे पक्षी हो गया, कौन कौन था एक इसमें, पक्षी और स्तन लिखाए थे, सरीसृप लिखाए थे ना। तो पक्षी और सरीसृप किस में निकलता है, यूरिक अम्ल में। और जो पूरा डेवलपमेंट हो गया, मतलब कि पूरा अंग सिस्टमेटिक काम करने लग गया, तब हो गया क्या, यूरिया में, मतलब कि यूरिया में बदल दिया, क्योंकि शरीर में जहरीला पदार्थ, टॉक्सिक पदार्थ रहना सही नहीं होता शरीर के लिए। तो चूंकि हम लोग डेवलप्ड हैं, मानव डेवलप्ड है, इसलिए उसको चेंज कर देता है। और फिर देखो अगला क्वेश्चन वही अभी जो बोल रहे थे, कौन है, सरीसृप में उत्सर्जित पदार्थ क्या निकलेगा, हाँ याद रखना, पक्षी में हो गया और एक हो गया किसमें, सरीसृप में। पक्षी में और सरीसृप में निकलेगा उत्सर्जित पदार्थ किस रूप में, यूरिया, यूरिक अम्ल के रूप में। देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जितना भी देखो जलीय जीव रहेगा, जैसे मछली रहेगा, तो किस रूप में निकलेगा, अमोनिया के रूप में रहेगा। पक्षी तब किसके रूप में निकलेगा, यूरिक अम्ल रहेगा। सरीसृप तब किसके रूप में निकलेगा, तब यही यूरिक अम्ल। और रहेगा स्थलीय, मतलब कि जैसे मानव, तब किस में निकलेगा, तब हो जाएगा यूरिया के रूप में निकलता उत्सर्जित पदार्थ। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अमोनिया किस में बदलता है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि अमोनिया किस में बदलता है, यूरिया बदलता है, यूरिया में चेंज कर जाता है हमारा। फिर आगे देखो क्वेश्चन भी डाल दिए हैं जो तुमको चाहिए आगे, अमोनिया यूरिया में किस अंग द्वारा बदला जाता है। अभी बोल रहे थे ना कि सेल में जब उपापचय क्रिया होती है, मतलब कि ग्लूकोज या प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है, तो बनता है क्या, ऊर्जा तो बनता है जो हमारे शरीर में यूज हो जाता है। लेकिन जो हानिकारक पदार्थ बना जैसे अमोनिया, वो कहाँ पे जाएगा, लीवर में जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं यकृत, और उस अमोनिया को चेंज कर देता है किसमें, यूरिया में, और जो यूरिया बाहर निकलता है तो ये किस में हो जाएगा, किस अंग में, लीवर। लीवर को ही बोलते हैं यकृत, लीवर को ही बोलते हैं क्या, यकृत। हमारे शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि है ये यकृत, लगभग 1.5 किलो का होता है। मानव शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन हो जाएगा, हाँ देखेंगे, इसका नाम है क्या, किडनी। इसी को हिंदी में क्या कहेंगे, इसी को हिंदी में कहते हैं ब्रिक। ब्रिक, ब्रिक बोले या किडनी बोले, ठीक ना। तुम लोग बताए थे ब्रिक के ऊपर में, बाएं वाला ऊपर में हल्का सा एगो होता है ग्रंथि, जिसका नाम था आधे ब्रिक, बताए थे, जिसका नाम था आधे ब्रिक, उसी को बोले थे एड्रिनल ग्लैंड, है ना। उससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनलिन हो गया जिसको बोलते हैं लड़ो और उड़ो हार्मोन, जब हम लोग डर जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तब वो हार्मोन निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या जगह 19 में देखो, मनुष्य में किडनी कै गो, या तो एक जोड़ी बोल देंगे या तो 2 बोल देंगे, तो कौन हो जाएगा आंसर, 2 नंबर। 20 में है किडनी किस स्थान पर होता, देखना ये किडनी किस स्थान पर होता है, तो इसके लिए इसका आंसर करेंगे ये वाला, उदर गुहा में, उदर गुहा में, है ना। कहाँ पे रहेगा ये, उदर गुहा में, ध्यान रखेंगे। उदर क्या,
नहीं, पेल्विक कैविटी होता है श्रोणि गुहा, उदर गुहा को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। देखो तुम लोग को बताया था 3-4 को कैविटी, एक होता है, सुन लो फिर से, एक होता है क्रैनियल कैविटी, उस कहाँ पे होता है, जिसमें मस्तिष्क होता है उसको बोलते हैं क्रैनियल कैविटी। उससे नीचे आता है तो मिलता है चेस्ट या ब्रेस्ट, जो उसको बोलते हैं छाती, फेफड़ा जहाँ पे रहता है उसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, हिंदी में वक्षीय गुहा। उससे आता है जिसमें आंतड़ी रहता है, आंत रहता है रे, उसको बोलते हैं उदर गुहा, अंग्रेजी में बोलेंगे उसको क्या, एब्डोमिनल कैविटी। उससे आते नीचे तो होता है क्या, जनन अंग होता है, वो किस में रहेगा, वो होता है किसमें, श्रोणि गुहा में, श्रोणि गुहा में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पेल्विक कैविटी। तो सबसे ऊपर खोपड़ी है क्रैनियल कैविटी, सांस लेने वाला सिस्टम है थोरैसिक कैविटी, पाचन सिस्टम है किसमें, एब्डोमिनल कैविटी में, और जनन तंत्र है किसमें, श्रोणि मतलब कि पेल्विक कैविटी में। अलग अलग सब के लिए बना हुआ है सिस्टम। तो किडनी का आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये उदर गुहा में, उदर गुहा में। देखो एक चीज बता देते हैं थोड़ा सा, वहां पे कंफ्यूजन हो गया था। अगर सवाल रहे कि किडनी कहाँ पे होता है ना, तो तुम करना कहाँ पे, ये उदर गुहा में। लेकिन यही रहेगा किडनी ये उसमें बताए थे, वो देखो मूत्राशय लिखाए थे, नहीं लिखाए थे मूत्राशय, तो मूत्राशय नीचे क्या रहता है ना, देखो फिगर बनाए थे ये वाला, ये फिगर हम बनाए थे कुछ इस तरह से, ये था किडनी और नीचे आके यही जो नली इस तरह से बन रहा था, नहीं बन रहा था यहाँ पे, तो ये था जो मूत्राशय, यही होता है नीचे में, मतलब कि इसमें होता है श्रोणि गुहा में। ठीक ना, ठीक रे। आगे देखेंगे क्वेश्चन 21 में है कि उत्सर्जन में प्रमुख सहायक नलिका कौन हो जाएगा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये सब होता है उसका सहायक अंग या सहायक नली। ठीक, चलिए नेक्स्ट में है किडनी का बाहरी सतह क्या कहलाएगा, सर कैसा होता है, क्वेश्चन है किडनी का बाहरी सतह होता है कैसा, कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स कहाँ पे लिखल है, हाँ ऑप्शन नंबर 1 में कॉन्वेक्स लिखा हुआ, जिसको बोलते हैं उत्थल या उत्तल, है ना। ऐसे बोलेंगे तो ये जो बाहरी सतह ये वाला है ना उठा हुआ, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, और इधर जो धस्सल है उसको बोलते हैं कॉनकेव। आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में इसके बारे में। फिर देखो आगे है किडनी का भीतरी सतह कैसा होगा, कॉनकेव, जिसको अवतल बोल सकते हैं आप लोग, ठीक ना। 24 क्वेश्चन है कि किडनी का कॉनकेव सतह क्या कहलाता है, बताए थे, हाइलम। कहाँ पे देखो सब ऑप्शन उसने है, हाइमेन है, हाइलोनेमा है, हायाली है और हाइलम है। ऑप्शन दिख रहा ना, तो सब ऑप्शन एक के जैसा है, ध्यान रखिएगा। पहला क्या हो जाएगा आंसर इसका, हाइलम। हाइलम ना, आप सबके नहीं हो रहे, देखी थी तुम लोग घर में देखे नहीं थे इसका आंसर। आगे देखेंगे किडनी का कौन, अच्छा ये तो हो गया ना, किडनी का कॉनकेव सतह क्या कहलाता है, अच्छा ये तो हो गया था, ये दोबारा रिपीट कर गया, अच्छा कोई बात नहीं है। 26 में देखिए, 26 में है कि किडनी के हाइलम भाग से कौन प्रवेश करता है, तो बताए थे किडनी में प्रवेश करता है किडनी धमनी, किडनी सीधा वहां से निकलता है और मूत्रवाहिनी भी उसे निकलता है, उसको क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा आंसर। 27 क्वेश्चन है मूत्रवाहिनी का जो भाग किडनी से निकलता है वो अधिक मोटा होता है, उसको क्या कहेंगे, उसको बोलते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मूत्राशय हाइलम, ये हो जाएगा ये धमनी श्रोणि, इसको बोलना तुम लोग क्या, धमनी श्रोणि बोलेंगे। अगर जिसका लिखा हुआ नहीं रहेगा तो उसको देखिएगा, लिखिएगा अलगे से। जो मोटा भाग होता है जैसे निकल रहा है ना, ये भाग मोटा है, इसको बोलते हैं धमनी श्रोणि। यही आगे आके जाकर पतला हो जाएगा, जो जाके खुलेगा किसमें, मूत्राशय में बनेगा। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है मूत्रवाहिनी का अगला पतला भाग जो किसमें खुलता है, मूत्राशय में। अगला जो पतला भाग किसमें खुलेगा, मूत्राशय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1। फिर है मूत्राशय की स्थिति। अब देखो आ गया है यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोलते हैं मूत्राशय, ये कहाँ पे रहेगा, ये देखो है उदर गुहा के पीछे रहता और रेक्टम के नीचे रहता, तो ऑप्शन दोनों हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, दोनों ध्यान रखेंगे, उदर गुहा के पीछे मतलब कि पिछला साइड में, और रेक्टम जिसमें मल जमा रहता है ना उसको कहते हैं रेक्टम, है ना। जिसे मल जमा हुआ, भर गया तो प्रेशर आएगा, बाथरूम दौड़ेंगे, उसी को बोलते हैं रेक्टम, है ना। तो रेक्टम के पीछे में होता है ये मूत्राशय। 30 में है मूत्रवाहिनी की 2 नली जो मूत्राशय में आकर मिलती है तथा मूत्राशय से निकलने वाली नली से जो है ना एक बनाता है 3 कोना नली, उसको बोलते हैं क्या, उसको आज रखिएगा, उसको बोलते हैं यहाँ पे, हाँ ऑप्शन नंबर 1 में है मूत्राशय का ट्राइगोन बोलते हैं। देखो एक सेकंड समझाते हैं फिगर में कैसे होता है ये। देखिए
क्या होता है ना, दो गो किडनी यहाँ पे था इस तरह से, है ना। अरे कैसे हो गया, कैसे हो जाता है ऐसे। कहाँ पे कर रहे थे हम लोग, 30 नंबर ना, 30 को हो गया था 30, हाँ हाँ सही बात है। देखिए तो हाँ बोल रहे थे मुतासा का ट्राइगोन कैसे होता है। देखो तुम लोग को बोल रहे थे कि इस तरह से होता है क्या, किडनी, इस तरह से हो गया क्या, किडनी हो गया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से निकलता है नलिका, मूत्रा से दो निकलता, मूत्रमार्ग दो निकलता है, मूत्रवाहिनी है ना, ऐसे निकलता है दोनों तरफ से, ठीक ना। अब ये दोनों जो है आगे आके जो है ना ऐसे ऐसे मिलता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये है आपका मूत्राशय ऐसे, ठीक ना। तो देखो तो एक नली आ रहा है ये वाला, देखेंगे एक नली आ रहा है ये वाला इस कोने पे मिलता है, और एक नली आता है जो इस कोने पे मिलता है, और एक नली यहाँ से निकलता है। तो एक यहाँ पे मिल रहा, एक यहाँ पे मिल रहा है, और एक यहाँ से निकल रहा है ना। यह तीनों नली मिला के बोलते, इसी तीनों नली को मिला के बोलते हैं क्या, मूत्राशय का ट्राइगोन। मतलब कि 3 कोना टाइप का बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं मूत्राशय का ट्राइगोन, ध्यान रखेंगे, ठीक ना। चलिए आगे है किडनी का बाहरी भाग, ये तो हो गया ना। अच्छा ये तो हो गया, किडनी का बाहरी क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स। भीतरी भाग क्या कहलाएगा, मेडुला। ये दोनों तो इजी क्वेश्चन है, ये दोनों कतई इजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट में है एक किडनी में कितने शंकु होते हैं, लगभग तुमने बताए थे 15 से 16 गो, या तो 15 रहेगा या तो 16 रहेगा। अच्छा देखो तो यही सवाल को ऐसे पूछ दे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखल है कि एक किडनी में कितने शंकु होते हैं। यही क्वेश्चन रहेगा कि मानव में कितने शंकु, किडनी शंकु होते हैं, तब क्या कहेंगे आप, 15 गो के 20 गो के 30 गो, 30 गो रे। अरे एक किडनी में होता है 15 गो लगभग, तो किडनी 2 गो ना, तो पूछेगा मानव में कै गो होता है, तो 15 दूना 30 गो ना, नहीं समझे। तो ध्यान रखना, अगर रहेगा मानव में तो 30 करना, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ एक किडनी, तो यहाँ पे 15 गो है, एक किडनी है तो 15 गो, पूरा मानव में रहेगा तो चूंकि मानव में 2 किडनी, तो डबल इसका हो जाएगा 30 गो। चलिए नेक्स्ट में है नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन किडनी की मतलब कैसा कैसा इकाई है। तो ये देखो दोनों है, ये हो जाएगा संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, दोनों इकाई है, ध्यान रखेंगे, है ना। इसका मतलब होता है, रचना का मतलब होता है उससे बना हुआ है, और क्रियात्मक मतलब होता है वही काम करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोशिका के बारे में कि कोशिका हमारे शरीर का क्या है, क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई, मतलब काम भी वही करता है, बना हुआ भी उसी से है, ठीक है। ये तो जैसे एक जीव के लिए कोशिका, वैसे किडनी के लिए नेफ्रॉन। नेक्स्ट में है एक किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा, लगभग 10 लाख के आसपास होता है। हल्का जरी मनी कम बेसी हो सकता है, बहुत महीने होता है तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डेटा के अनुसार 10 लाख। आगे है नेफ्रॉन के प्याले जैसी रचना को क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं क्या, बोमन संपुट। तुम लोग बताए थे, का फिगर रहेगा एगो इस तरह से कटोरी जैसन, उसको क्या बोलेंगे, बोमन संपुट। नेक्स्ट में है बोमन संपुट में अभिवाही धमनिका का आकार कुंडलित हो जाती है, इसे क्या कहेंगे, उसको कहेंगे क्या, ग्लोमेरुलस। ये एगो नलिका था इस तरह से, इसमें एक बार था क्या, आता था अभिवाही नलिका, और यही आके जो है ना पूरा मुड़ रहा था, जिसको बोल रहे थे क्या, ग्लोमेरुलस। और फिर देखो यही नलिका जो है आगे जाके निकल जाता है पतला बन के, उसको क्या बोलते हैं, अपवाही। तो जो नलिका आ रही है उसको अभिवाही, और जो निकल रहा है पतला बनकर उसको बोलते हैं अपवाही धमनिका। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बोमन संपुट एवं ग्लोमेरुलस, इसको मिलाकर क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैलपीधी रहेगा उसको सीधे सीधे, या तो रहेगा मैलपीधी नलिका, वही होता है मैलपीधी या मैलपीधी नलिका होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन बोमन संपुट के बाद मुड़ जाती है। देखो बोमन संपुट के बाद जो हल्का सा मुड़ाव होता है उसको क्या कहते हैं, पीसीटी, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं निकटस्थ संबलित नलिका, निकटस्थ संबलित नलिका, मतलब कि प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब कहते हैं इसको, ठीक ना। नेक्स्ट में है नेफ्रॉन के पीसीटी के बाद यू आकार का बनता है, इसे के यू आकार का, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या, हेनले
लूप, है ना लूप ना। चलिए आगे देखेंगे, नेफ्रॉन यू आकार के नलिका के बाद मुड़ जाती है। देखो यू आकार के बनेगा ऐसे करके ना, फिर आगे जाके इस तरह से मुड़ जाएगा, उसको क्या कहेंगे, DCT। तुम लोग को बताए थे नेफ्रॉन ऐसे कुछ इस तरह से नलिका होता है। ये हो गया क्या, ये क्या हो गया, बोमन संपुट। ये क्या हो गया, बोमन संपुट। एक नली आ रहा, उसको क्या बोलेंगे, अभिवाही धमनिका। इससे पतला होकर निकलेगा, इसको क्या बोलेंगे, अपवाही। यही पूरा मुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ से एक नलिका निकलेगा जो आगे जाके इस तरह से मुड़ जाएगा, इसको बोलेंगे क्या, PCT। PCT आगे जाके जो है यू आकार बन, देखो ऐसे यू बन गया, ये बन गया यू, इसको बोलते हैं हेनले लूप। तुम लोग को बताए थे कि हेनले लूप जो है ये भाग ऊपर का थोड़ा मोटा होता है, नीचे जाके पतला हो जाता है, ठीक ना। और यही नलिका फिर जो है आगे जाके मुड़ जाती है, जिसको कहते हैं क्या, DCT। और यही DCT जाके कहाँ पे खुलता है, संग्राहक नलिका में खुलता है। ठीक है आदम सबके रे। चलिए नेक्स्ट में है नेफ्रॉन DCT मोटी नलिका खुलती है, उसको तो बोल ही चुके हैं, क्या हो जाएगा ये, संग्राहक नलिका बोल दो या कुछ बोल दो। नेक्स्ट में है किडनी में मूत्र निर्माण कितने चरण में होता है, बताए थे 3 चरण में। नाम नहीं लिखा है इसका, देखो इसका कैसे क्या हो जाएगा आंसर, 3 चरण में। नेक्स्ट में है किडनी में मूत्र निर्माण में कौन कौन क्रिया, मतलब कौन कौन प्रक्रिया शामिल होता है। देखो तो पहला हम लिखाए थे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें होता है हाई प्रेशर पर फिल्ट्रेशन होता है, उसको बोलते हैं क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बताए थे। दूसरा होता है कौन, पुनरावशोषण। और तीसरा होता है कौन, ट्यूबुलर स्त्रवन। मतलब कि इसका आंसर कौन हो जाएगा, सभी, इसका आंसर सब हो जाएगा। 45 में है मूत्र में जल कितना % होता है, लगभग कितना, 96% का लगभग जल होता है, अगर कोई आदमी 80% प्रोटीन लेता है तो। और नेक्स्ट में है मूत्र में यूरिया कितना %, लगभग 2%, है ना, लगभग कितना, 2%। ये क्वेश्चन अच्छा खत्म हो गया है। दूसरा क्वेश्चन बन गया लगभग, इसमें जितना पढ़ाए थे ना पूरा क्वेश्चन इसमें आ गया है लगभग, है ना। देखो आगे क्वेश्चन है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का उपोत्पाद। ये लिखाए थे तुम लोग को स्टार दिवा के अलगे से हमें, कि प्रोटीन जब मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय होता है, तो उसका उपोत्पाद जो बनता है वो कौन होता है, वो कौन होता है, यहाँ पे लिखे हैं कुछ हो, यूरिया, ग्लूकोज, विटामिन, ब्लड, नहीं, ये क्या बनेगा, यूरिया बनेगा, यूरिया। देखो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो मेन प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद, लेकिन उसके अलावे कोई और अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, उपोत्पाद बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, उपोत्पाद। तुम लोग को बताए थे एक चैप्टर और में, जहाँ पे बताए थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। देखो याद करो तो तुम लोग को बताए थे प्रकाश संश्लेषण में मुख्य पदार्थ क्या बनता है, इसमें बनता है मुख्य पदार्थ क्या, ग्लूकोज। अरे पौधा के पत्ती में होता है ग्लूकोज, तो क्या प्रकाश संश्लेषण होता है ना, तब क्या बनता है, ग्लूकोज ना। लेकिन सिर्फ ग्लूकोज ही बनता है क्या, इसमें ऑक्सीजन भी तो बनता है ना। तो जो ऑक्सीजन बन रहा है उसको बोलेंगे उपोत्पाद, जो ग्लूकोज बन रहा है उसको बोलेंगे उत्पाद, उत्पाद। तो जो नेक्स्ट पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं उपोत्पाद। तो प्रोटीन इसमें तो ऊर्जा तो बनेगा करेगा ना, तो उत्पाद हो गया क्या, ऊर्जा, लेकिन यहाँ बोल रहा है उपोत्पाद, तो क्या हो जाएगा, यूरिया बनेगा। नेक्स्ट में है मूत्र का पीला रंग किसके कारण, यूरोक्रोम। आप रखेंगे मूत्र में जो पीला हल्का पीलापन होता है वो किस कारण से, यूरोक्रोम के कारण से होता है। और ये कहाँ से आता है, जब हमारा रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका जो है मर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसी से ये वर्णक, ये रंग यूरोक्रोम आता है। ठीक। नेक्स्ट में है जिस व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है, मान लो किसी व्यक्ति का जो है ना किडनी खराब हो गया किसी कारण से, तो उसको कैसे यूरिया कैसे निकालेंगे। देखो तो ऑप्शन दिया है उसका क्या, कृत्रिम किडनी लगाकर। कि व्यक्ति मर जाएगा, हो मरेगा तो नहीं ना, हम लोग डॉक्टर बनने वाले हैं, भविष्य के डॉक्टर बनेगा तो मार थोड़ी देंगे। किसी व्यक्ति को हर हाल में जब तक संभव हो सके उसको बचा रखना है, ठीक ना। तो मरेगा नहीं, ये नहीं हो जाएगा। कृत्रिम किडनी लगाएंगे, मतलब कि मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाया हुआ किडनी लगाएंगे, जिसको बोलते हैं क्या, डायलिसिस, जिसको बोलते हैं क्या, डायलिसिस बोलते हैं। और डायलिसिस से यूरिया को निकालने की क्रियाविधि को बोलते हैं हीमोडायलिसिस, उसको बोलते हैं क्या, हीमोडायलिसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा आगे है, आगे आपका पौधा वाला, लैटेक्स किससे निकाला जाता है, आधा सब करे, पीपल से भी निकलता, बरगद से भी निकलता, और कनेर। पीपल, बरगद, कनेर से जो है हल्का जो दूध निकलता, दूध जैसा गाढ़ा पदार्थ, वही उसी से बनता है लैटेक्स, है ना, उसी से बनता है करके लैटेक्स। ठीक, चलिए। और ये गोंद किससे बनेगा,
गोंद निकलता है बबूल के तना से, जो रस निकलता है ना उससे करके बनाया जाता है गोंद। और एक हो गया टैनिन, किससे निकलेगा? चीड़ से। और एक बच गया कौन? रेजिन, किससे निकलेगा? आक के पौधा से। आक अकमन जिसको बोलते हैं आप लोग, घर द्वार में हल्का फुल्का कहीं पे हो जाता है, कहीं पे उस तरह, उसमें दूध निकलेगा। ऐसा मान्यता, ऐसा लोग मानता है कि उसका दूध आँख में पड़ेगा तो आँख खराब हो जाएगा। देखिए इसका फिर तुम लोग। तो ये क्वेश्चन था। अच्छा यहाँ तक ही है, 53 क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन कुल मिला के है, ठीक है। और बाकी बच गया 3 गो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसको भी आप लोग देख लेंगे। सब लिखाबल होगा, बनाबल होगा, है ना। नेफ्रॉन का क्रिया विधि लिखाए थे, तीनों वही लिखना है, वो तीनों वाला जो लिखाए थे। एक लिखना है पादप नवसर्जन कैसे होता है। कौन? ये नेफ्रॉन का क्रिया विधि। देख यहाँ पे क्वेश्चन की लिखल है, वर्णन करें, लिखल है। देखो अगर लिखल रहेगा वर्णन करें तो जितना आप जानते हैं, जितना अधिक से अधिक लिख सकते हो उतना लिखिएगा, ठीक ना। सुनो, और अगर रहेगा कि इसका उल्लेख करें तो सारांश में लिखना है, कम में लिखना है, ना ज़्यादा, न कम में न ज़्यादा, ठीक ना। क्या क्या बोले, देखो 3 शब्द रहता है। एक रहेगा वर्णन करें, एक रहेगा क्या? वर्णन करें, एक रहेगा उल्लेख करें, एक रहेगा संक्षिप्त विधि लिखें। तो वर्णन सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन, सबसे लंबा वाला, जिसको बोलते दीर्घ उत्तर, ये रहेगा। उल्लेख करें तो थोड़ा कम लिखना है, मीडियम टाइप के। और रहेगा संक्षेप में वर्णन करें या संक्षेपण करें तो हो जाएगा क्या? छोटा से छोटा में उसका जवाब देना है। तो क्वेश्चन का टाइप देख के, और नंबर भी, तुम लोगों को नंबर देल रहता है ना वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में कि कै नंबर का रहेगा, तो नंबर के हिसाब से अपना करिएगा। फिर है पादप में उत्सर्जन कैसे होता है, इसका क्वेश्चन का उसका जो लिखाए होंगे तो उसका आंसर लिख के देखिएगा, है ना। और लास्ट में है हेमोडायलिसिस, इसमें लिखाए हैं, इसका आंसर लिखाए कि नहीं बोलो हमको। पादप कैसे लिखाए हैं, अगर नहीं लिखाए हैं ना, अच्छा कैसे तो नहीं लिखाए हैं, अगर नहीं लिखाए हैं ना तो इसको आज या कल, तो आज ही भेज देंगे आपको हम PDF में उसका आंसर, ठीक ना। अब बता भी देंगे एक बार। और एक हो गया कौन? ये तो लिखाए हैं लगता है, हेमोडायलिसिस का उल्लेख करें। देखो यहाँ पे लिखा है उल्लेख करें, तो उतना बड़का को कथा नहीं लिखना है, बस मतलब कि जो चीज़ आप बोल दे ताकि आदमी सामने वाला समझ जाए कि क्या होता है ये, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करिएगा। और टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा। देखो सुनिए, टेस्ट में ये सब तो रहेगा ही, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो सब बना देगा, ये तो सब बनाता है ना। लेकिन जो कम में लोग पढ़ता है वो सब जो है ये सब नहीं लिख पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, टेस्ट में ये भी करना है, ऑप्शन वाला भी करना है, लेकिन जो लिखने के लिए रहता है उसको भी करना है। ऐसा नहीं कि लिखे वाला छोड़ दो। कितना स्टूडेंट को देखते हैं खाली ऑब्जेक्टिव वाला टिक मार दिया और सब्जेक्ट जो लिखने वाला है उसको छोड़ दिया। वैसे कीजिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर रहेगा? 85 नंबर मिलेगा हो। ऑब्जेक्टिव में कितना? 85 नंबर का होता है ना। बाकी तो आपको लिखना ही पड़ेगा 50 नंबर, लगभग 40 नंबर, 40 नंबर की 30 नंबर ना, बाकी 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है ना साइंस में, तो इतना तो लिखना पड़ेगा ना। और यही तो मार्जिन कर जाता है, यही 10-15 नंबर मार्जिन कर जाता है, जो आगे बढ़ जाता है या कम हो जाता है, ठीक ना। तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, जितना भी क्वेश्चन आएगा आपसे संभव हो सकेगा करिएगा, ठीक ना। और इस सब का टेस्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। अब टाइम कम रहा है। अब आज क्या तारीख हो गया है? तीनों सब्जेक्ट से कितना रहेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन लगभग 100 के आसपास रहेगा।